डिमांड के अंदर हमने डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड के फैक्टर्स, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ उसकी एक्सेप्शंस, और पढ़ा हमने उसके रीजंस, एंड लास्ट में चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में डिफरेंस। तो मेन होते हैं फैक्टर्स। मेन तो थे हमारे पास फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, px, py, y, ये तीन थे मेन। इसके अलावा सर सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी, इनका सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी एंड इनकम एंड क्वांटिटी कब कहाँ अप्लाई होता है? सर संगिनी, प्राइस एंड क्वांटिटी एंड इनकम एंड क्वांटिटी, जैसे ये वाला जो फैक्टर है, दिस इज, इसके अलावा दो और होते हैं, वो दो मैंने डिस्कस ज़्यादा नहीं करे क्योंकि वो बहुत नॉर्मल नॉर्मल से थे। हमारे पास मेन होते हैं ये तीन: प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। जब हम प्राइस ऑफ कमोडिटी के बारे में बात करते हैं तब हम उसी के, जो हमारा गुड एक्स है, उसी का प्राइस, उसी की क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब रिलेटेड गुड्स का प्राइस एंड हमारी कमोडिटी का क्वांटिटी। एंड जब हम इनकम के बारे में बात करते हैं, मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड क्वांटिटी ऑफ गुड। तो जो आपने पूछा प्राइस एंड क्वांटिटी, दैट मीन्स जब हम ये वाला फैक्टर पढ़ रहे हो, क्वांटिटी डिमांडेड वाला, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाला, या लॉ ऑफ डिमांड, सारी बातें एक है। आपने बोला क्वांटिटी एंड इनकम, मतलब कि ये वाला, जब हम इनकम एंड क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे तब प्राइस ऑफ कमोडिटी रहेगा सेम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रहेगा सेम। ठीक है, ठीक है संगिनी। अब हमने पढ़े ये थे फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी डिमांड अफेक्ट होती है। पी ऑफ वाई, संगिनी पी ऑफ वाई का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस की वजह से कितनी डिमांड हुई, चेंज। बट हमने ये नहीं पढ़ा कि कितनी डिमांड चेंज हुई, हाउ मच इट अफेक्टेड। डिमांड अफेक्ट तो हुई, बट कितनी, कितनी अफेक्ट हुई वो हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। इलास्टिसिटी का मतलब, इलास्टिसिटी का मतलब कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर। इलास्टिसिटी का मतलब, सिर्फ मैं इलास्टिसिटी का मतलब लिखा है यहाँ पर, कि एक वेरिएबल कितना रिस्पॉन्सिव है, मतलब कि उसमें क्या चेंज आएगा, कितनी रेशो से चेंज आएगा, कितनी प्रोग्रेसिवली चेंज आएगा दूसरे के चेंज होने से। तो यहाँ पर ये बताओ, एनदर, एनदर वर्ड डिमांड के लिए बोला गया है या फैक्टर्स के लिए बोला गया है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एनदर वर्ड डिमांड को रेफर करता है या फैक्टर्स को करता है? सिद्धार्थ ने बोला डिमांड।
हर्ष ने बोला फैक्टर्स, संगिनी फैक्टर्स, हर्षी डिमांड। यहाँ पर अनदर वर्ड रेफर करता है फैक्टर्स को। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि एक तरीके से उसका चेंज होना, कितना चेंज होगा, क्या रिस्पॉन्ड करेगा एक वेरिएबल दूसरे की वजह से, ये है रीज़न। इस रीज़न की वजह से इसमें आने वाला चेंज। तो हमारा डिमांड, हमारी जो क्वांटिटी होती है वो चेंज होती है बिकॉज ऑफ फैक्टर्स। बिकॉज ऑफ फैक्टर्स हमारी डिमांड चेंज होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू वेरियस फैक्टर्स। क्लियर यहाँ तक? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब हुआ? एग्जैक्ट डेफिनेशन, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स। नोट्स देखो, नोट्स के अंदर भी आप लोगों को मिल जाएगा, या नोट्स चलो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आपको नोट्स पे समझाता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई? अनदर वर्ड है फैक्टर्स के लिए, जो हमारा डिमांड है, मतलब डिमांड में चेंज होना बिकॉज ऑफ फैक्टर्स। सर आपने वन वेरिएबल का मतलब क्या क्या समझिए? वन वेरिएबल तो फिर डिमांड के लिए रेफर हो गया ना। हमने पूरा डिमांड चैप्टर पढ़ा, हमने पूरा डिमांड चैप्टर पढ़ा, कहीं पर भी क्वांटिटी की वजह से प्राइस में, हमारी कमोडिटी के प्राइस में, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में, या फिर इनकम में चेंज आया, या फैक्टर्स की वजह से, हमारे गुड्स के प्राइस की वजह से, रिलेटेड गुड्स के प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से क्वांटिटी में फ़र्क आया। कंडीशन नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर वन, कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी क्यू ऑफ एक्स की वजह से, दोनों में से क्या ठीक है? पहली चीज़ है बिकॉज ऑफ क्यू एक्स चेंजेस आए पी एक्स या पी वाई या वाई में, या फिर बिकॉज ऑफ पी एक्स पी वाई वाई चेंजेस आए क्यू एक्स में, या दोनों ठीक है? पहला, दूसरा, या दोनों? ये चीज़ डिमांड चैप्टर से रिलेटेड है, बताओ। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड ठीक है, दोनों ठीक है, या दोनों गलत है? संगिनी ने बोला सेकंड ओनली। सिद्धार्थ फर्स्ट। हर्ष ने बोला दोनों। हर्षी आप भी बता दो। मेन वैरायटी के लिए दोनों गलत, मैं वैरायटी के लिए दोनों गलत बोल देती हूँ। अच्छा ठीक है, तो एक स्मृति आप बचे, आप बता दो। आपका वोट बिल्कुल अलग हो जाएगा, मेजॉरिटी हो जाएगी। इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ऐसे रीजंस जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, चेंज होती है, उसमें चेंजेस आते हैं। स्मृति बोथ।
इन रीजंस की वजह से डिमांड में चेंज आते हैं। मतलब कि इसमें चेंज आया तो डिमांड में चेंज आएगा, इसमें चेंज आया तो डिमांड में चेंज आएगा, इसमें चेंज आया तो डिमांड में चेंज आएगा। ये स्टेटमेंट है ठीक। इन रीजंस की वजह से चेंजेस आते हैं क्वांटिटी में, ना कि ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी चेंज होती है। पूरे डिमांड में हम यही तो कर रहे थे, रिलेटेड गुड्स का प्राइस कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो हमारी कमोडिटी का क्वांटिटी बढ़ी या कम हुई, हमारी कमोडिटी का प्राइस कम या ज़्यादा हुआ तो क्वांटिटी कम हुई या बढ़ी, इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज हुआ तो क्वांटिटी कम हुई या बढ़ी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आया तो क्वांटिटी बढ़ी या कम हुई। तो हर बार ये हमारा रिजल्टिंग फैक्टर ही तो बनता था, ये रिजल्टेंट होता था कि इनमें चेंज आने की वजह से इसमें आने वाला चेंज। नाउ इलास्टिसिटी इज कि जो फैक्टर्स हैं, जो हमारे फैक्टर्स हैं उसमें चेंज आया, थोड़े सा चेंज आया, ज़्यादा चेंज आया, जितना भी चेंज आया उसकी वजह से जो हमारा डिमांड है, जो हमारी क्वांटिटी है उसमें कितना चेंज आएगा। क्लियर? इलास्टिसिटी का मतलब कि मान लो अगर हमारे कमोडिटी का प्राइस 2 रुपये कम हुआ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मोबाइल फ़ोन है 20,000 रुपीज़ का आता है, 20,000 रुपीज़ में क्वांटिटी जो है लोग 50,000 लोग हैं उसको खरीद रहे हैं। एक मोबाइल है, उसका प्राइस और यहाँ क्वांटिटी, प्राइस है लेट से 20,000, क्वांटिटी उसकी बिकी 50,000, प्राइस 20,000 से बढ़कर 25,000 हो गया, कम कर देते हैं 15,000 हो गया। तो बताओ क्वांटिटी बढ़ेगी, मोबाइल फ़ोन है, कितनी बढ़ाओगे? आपको 20,000 का मोबाइल 15,000 में मिल रहा है, डबल। ठीक है, तो अब जो ये वाला चेंज आया ना कि प्राइस में 5,000 का प्राइस डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी जो है वो किस रेशो से इंक्रीज या डिक्रीज होती है, किस रेशो से यहाँ पर इंक्रीज हुई, दैट इज इलास्टिसिटी। कि कितनी हमारा रिस्पॉन्ड प्राइस को लेके, कि हमारी क्वांटिटी कितना रिस्पॉन्ड कर रही है, कि अगर प्राइस जिस रेशो से कम हो रहा है क्वांटिटी भी उस रेशो से ही बढ़ रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि डबल हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर भी जब तक हाफ प्राइस ना हो यहाँ पर डबल का लॉजिक ना है, ऐसा नहीं है। एक तरीके से आप इसको रेशो भी बोल सकते हो, रेशो किस किस की, चेंज इन क्वांटिटी with respect to change in price। प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में आने वाले चेंज की रेशो को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम बोल देते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारे पास इलास्टिसिटी को लेकर है 3 टॉपिक्स। हमने फैक्टर्स पढ़े 5, जिसमें से 3 थे हमारे लिए मेन, तो उन्हीं फैक्टर्स से रिलेटेड इलास्टिसिटी मिलेगी। पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ई ऑफ डी ऐसे डिनोट करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
प्राइस के रिस्पेक्ट में, मतलब कि हमारी कमोडिटी का प्राइस पी ऑफ एक्स वाला चीज है ये। दूसरा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी कौन सा वाला होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या फिर इनकम? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या इनकम? क्रॉस का मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस डिमांड, क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स। बताओ। रिलेटेड गुड्स, ठीक है, ये है पी ऑफ वाई वाला। एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है वाई, इनकम ऑफ कंज्यूमर वाला। ये दोनों हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट हम डिमांड की इलास्टिसिटी की वो किस रेशो में कितना रिस्पॉन्ड करता है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं कि दूसरी कमोडिटी के प्राइस के रिस्पेक्ट से हमारी डिमांड कितनी इफेक्ट होती है या इनकम की वजह से कितनी होती है। हमारे कोर्स में है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तभी ऊपर मैंने जो रेशो लिखी थी वो भी प्राइस के रिस्पेक्ट में लिख दी थी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में आने वाली चीज़ चेंज विद रिस्पेक्ट टू हमारी कमोडिटी का प्राइस। अब ये हम पढ़ने वाले हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूजन में मत जाना। हम यहाँ पर सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी हर बार एक्स के बारे में बात करेंगे, बाकी और कोई चीज़ नहीं। प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, इन दोनों में ही चेंजेस हो रहे हैं। इस टॉपिक के भी हैं 3 पार्ट्स, 3 मेथड्स हैं इसके। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। और आपका यहीं से मैंने इलास्टिसिटी और डिमांड वो स्टार्ट करा ना टॉपिक, ऊपर एक लिख देते हैं डेफिनेशन, ई ऑफ डी की डेफिनेशन। आपके चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है, डिमांड के अंदर तो बहुत कुछ था, आपके इस चैप्टर में इतना सा ही टॉपिक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, उसके 3 टाइप्स होते हैं जिसमें से हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। इसके 3 मेथड्स होते हैं, तीनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो जो आपको बोला जाए या जिस टाइप की चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन हो। टोटल एक्सपेंडिचर, परसेंटेज मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। ये वाला इज बेसिकली थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाला, बाकी दोनों न्यूमेरिकल्स टाइप। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, तीनों मेथड्स में ध्यान रखना, प्राइस क्वांटिटी एक्स का ही चल रहा है, वही चेंज होंगे। ठीक है, उसकी तरीके से कंफ्यूजन मत जाना, जैसे आप डिमांड में चले गए थे इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लेकर। अब आप लोग ओपन कर लो नोट्स, रजिस्टर वाला काम तो हो गया, अब ओपन कर लो आप नोट्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है। टाइप्स हमने डिस्कस कर ही लिए। टाइप्स प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी है। प्राइस इलास्टिसिटी हो गई पी ऑफ एक्स, इनकम इलास्टिसिटी वाई वाला,
क्रॉस इलास्टिसिटी P ऑफ y हमारे लिए ये वाले दो काम के नहीं, हम सिर्फ ये ही पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, इट टेल्स अस हाउ मच डिमांड इज सेंसिटिव विद द चेंज इन प्राइस, मतलब कि हमारी डिमांड कितनी सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। मतलब चेंज प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से, कम हो चाहे ज़्यादा, हमारी डिमांड में कितना चेंज आएगा। 1 रुपये का प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड कितनी हिलेगी, 2 रुपये का चेंज हुआ हमारी डिमांड कितना चेंज हो जाएगी, 100 रुपये का चेंज हुआ हमारी डिमांड कितनी चेंज हो जाएगी। उस रेशो को, उस सेंसिटिविटी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। हमने डिमांड वाले चैप्टर में बस इतना पढ़ा कि चेंज होता है, प्राइस में चेंज हो गया तो हमारी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। उन दोनों के बीच में रिलेशन कि प्राइस कम हुआ क्वांटिटी ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा हुआ क्वांटिटी कम, बट कितना कम या ज़्यादा वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ग्रेटर द रिस्पॉन्स मीन्स मोर इलास्टिक एंड लो इलास्टिक मीन्स लेस रिस्पॉन्स। मतलब कि पहली बात तो जो ईडी है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी वैल्यू हमारी हमेशा 0 से इन्फिनिटी जाती है, ठीक है। और इसको हम 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, 0 से 1, 0 से 1, दूसरे तरीके से लिखो इसको। पहला तरीका है जो हमारा ईडी है, दैट इज ईडी 0 से स्टार्ट होके 1 तक, फिर हमारा ईडी जो है वो इज इक्वल्स टू 1, और फिर जो हमारा ईडी है दैट इज ग्रेटर देन 1। 1 से छोटा, 1 के इक्वल, 1 से बड़ा। तो जितना वो बड़ा होता चला जाएगा उतना ज़्यादा इलास्टिक, और जितना कम होता चला जाएगा, जितना 0 के पास आता चला जाएगा, उतना लेस इलास्टिक, लो इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब जैसे रबर बैंड होता है, इलास्टिक खींचता है, मतलब कि हमारी जो डिमांड है वो उतनी ज़्यादा चेंज हो रही है। ज़्यादा इलास्टिक का मतलब ज़्यादा चेंज आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। It can also be defined as percentage change in quantity with respect to percentage change in price। सर नेगेटिव क्यों नहीं करते? हर्ष, नेगेटिव का रीज़न कुछ ऐसा सच है नहीं, मतलब ये 0 तो मैंने लगा दिया, अदरवाइज 1 से छोटा ही पढ़ते हैं हम, कि 1 से छोटा चला जाता है। एंड जो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। परसेंटेजेस या रेशोज को हम जनरली नेगेटिव में रीड नहीं करते, हमको हमको सिर्फ ये देखना है कि वो रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन को हम जनरली नेगेटिव में डील नहीं करते। अब चाहे प्राइस ज़्यादा होने की वजह से क्वांटिटी कम हो गई, बट जो उसका प्रोपोर्शन है कि इतना प्राइस चेंज होने से इतनी क्वांटिटी बढ़ी, वो प्रोपोर्शन जो रेशो है दैट इज़ पॉजिटिव ना। तो ईडी इज़ बेसिकली रेशो। हम नेगेटिव कैलकुलेशन वाइज में नेगेटिव आ सकती है, बट हम नेगेटिव में उसको रीड नहीं करते, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। परसेंटेज नहीं, ये तो हमने पढ़ ही लिया। ये फॉर्मूला आगे डिराइव कैसे होता है वो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या इस फॉर्मूले की जगह अगर मैं परसेंटेज हटा दूं तो बात बन सकती है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस?
अगर मैं परसेंटेज हटा दूँ, सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस कर दूँ, तो भी सेम बात रहेगी या नहीं? नो। ठीक है, इस फॉर्मूले में और कुछ अजीब सा लग रहा है आपको? माइनस, इस माइनस का रीजन किस किस को समझ में आ रहा है? एक माइनस लगा हुआ है फॉर्मूले में, माइनस क्यों है? अच्छा, किस किस के स्कूल में हो गया ये वाला इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी किस किस के स्कूल में हो गया? हर्ष हो गया। तो माइनस का रीज़न तो फिर आपको पता होगा। माइनस का रीज़न, क्वांटिटी ऑलवेज इंक्रीज इन प्राइस डिक्रीज। सिद्धार्थ, तो क्या मतलब हुआ इसका? वो तो लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ के आए कि क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज होगी जब प्राइस डिक्रीज होगा। एज सच प्रॉपर रीजन, जो अभी मैंने आपको रीजन दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक रेशो होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है। स्मृति, दे आर इन्वर्सली रिलेटेड, वो हम डिमांड चैप्टर में पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड इज द रीजन दे आर इन्वर्सली रिलेटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि वो इन्वर्सली रिलेटेड क्यों है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। वैसे तो ये क्वेश्चन ये वाला कि माइनस सिंबल क्यों आया ये नहीं पूछा जाता, बट स्टिल माइनस सिंबल इसलिए आया क्योंकि अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ेगी, या प्राइस ज़्यादा हुआ तो क्वांटिटी कम होगी। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक क्वांटिटी नेगेटिव की आएगी। अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव का, न्यूमरेटर पॉजिटिव। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव। तो उस नेगेटिव सिंबल को नलीफाई करने के लिए ये माइनस आता है, जिससे हमारा ईडी पॉजिटिव बन जाता है। ईडी इज एक तरीके से हमारी रेशो, तो हम उसको एज अ पॉजिटिव ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है मेथड्स की। मेथड्स हैं हमारे पास तीन। टोटल एक्सपेंडिचर, दूसरा नाम टोटल आउटले मेथड। परसेंटेज मेथड, दूसरा नाम प्रोपोर्शनेट मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड, दूसरा नाम पॉइंट मेथड। पहले पढ़ते हैं हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड सेज that change in total expenditure due to change in price, due to change, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, due to change in price of commodity total expenditure may increase, decrease or may remain same। इस स्टेटमेंट से जो एग्री नहीं कर रहा पहले तो वो लोग बता दो। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, हमने कितना पैसा खर्च करा, हमारा टोटल कितना एक्सपेंस हो गया, जितना एक का प्राइस था इनटू जितनी क्वांटिटी हमने ली। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हम प्राइस और क्वांटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे। प्राइस कम हुआ क्वांटिटी बढ़ेगी, लॉ ऑफ डिमांड वाला कंसेप्ट है, करेंगे ही करेंगे। हम बाकी दो फैक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। प्राइस कम हुआ क्वांटिटी बढ़ेगी। अच्छा, एक चीज़ मेरे को और बताओ, हम टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इस नोट्स को अब थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, रजिस्टर पर आओ और आंसर देते रहना। आप लोग साइलेंट हो जाते हो बीच में।
हम स्टार्ट कर रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या फिर आउटले मेथड। इस मेथड के अंदर हमारा ईडी जो है वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस के बीच में। टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस के बीच में ये जो रेशो बनेगी इससे आएगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मेरे को एक चीज़ का आंसर बताओ कि अगर मेरा प्राइस कम हुआ तो श्योर शॉट क्वांटिटी तो बढ़ेगी। टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा या ज़्यादा होगा? टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा या ज़्यादा होगा? क्या लगता है? दोनों भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है दोनों ना होने के तो चांसेस नहीं है। बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर दोनों? Hers both. Siddharth increase, Hershey decrease, Sanguine decrease because quantity is divided by price in formula। ठीक है। करके देखते हैं। ये है प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। केस नंबर ए। मैंने 3 केसेस लिए, तीनों केसेस के अंदर मैं प्राइस को सेम रेट से डिक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं कि जिस रेट से प्राइस डिक्रीज हो रहा है उसी रेट से क्वांटिटी इंक्रीज हो। क्वांटिटी अलग अलग तरीके से इंक्रीज हो सकती है। हो सकता है कि पहले क्वांटिटी थी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। हो सकता है कि प्राइस कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, हो सकता है बहुत कम चेंज आए, और हो सकता है कि ज़्यादा कुछ चेंज ना आए। मैंने सबसे पहले केस लिया कि ये हो गया आपका 20, 15, यहाँ पर हो गया 30। दोनों ही तीनों ही केसेस में देखो प्राइस
कम हुआ, डिक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज हुई, क्वांटिटी इंक्रीज हुई, क्वांटिटी इंक्रीज हुई। टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं, 60, 80, ये हो गई इंक्रीज, 60, 60, नो चेंज, नो चेंज, 60, 52, डिक्रीज। तो यहाँ पर एक तीसरा फैक्टर भी आ जाएगा, दैट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ी, या वाइसा वर्सा, प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ी, या फिर वाइसा वर्सा सिचुएशन की प्राइस ज़्यादा हुआ एंड क्वांटिटी कम हुई। तीन सिचुएशंस आ सकती हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, या टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया। ये तीन केसेस समझ में आए। अगर देखा जाए तो प्राइस कम होने की वजह से हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, बट हमारा जो हम खर्चा कर रहे थे एक्चुअल में, वो खर्चा पहले केस में हमारा बढ़ गया, दूसरे केस में हमारा खर्चा बिल्कुल सेम रहा, तीसरे केस में हमारा खर्चा भी कम हो गया। डिपेंड करेगा ना, क्वांटिटी क्या है, मेरी नीड्स क्या है, मेरी वांट्स क्या है, उसके हिसाब से मैं क्वांटिटी में चेंज लाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। हमने लॉ ऑफ डिमांड करा था, लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, नेगेटिवली स्लोप होता है, प्राइस बढ़ने से या यहाँ पर कम हो रहा है तो प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ेगी, बट कितनी बढ़ेगी ये तो कहीं पर नहीं बोला। वो कम भी बढ़ सकती है, ज़्यादा भी बढ़ सकती है। बट ऐसे भी केस हैं जिसमें प्राइस भी इंक्रीज हो एंड क्वांटिटी भी, फॉर एग्जांपल मास्क। हर्ष, मैंने आपको क्वेश्चन के टॉपिक के स्टार्टिंग में बोला हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Price elasticity of demand establishes relationship between change in quantity and price of quantity and price of commodity, जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। हम उन सारे फैक्टर्स के बारे में स्टडी ही नहीं कर रहे फिलहाल जहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो। जो दो और फैक्टर्स हमने निकाल दिए, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड वो सब, उसके बीच में हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए, बट यहाँ पर नहीं। दोबारा से ये वाली चीज़ दिमाग में मत लाना, मैंने तभी आपको स्टार्टिंग में क्लियर करा। प्राइस और क्वांटिटी एक्स वाली है, पी ऑफ एक्स वाला कंसेप्ट चल रहा है, लॉ ऑफ डिमांड वाला। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हम एक तरीके से एज्यूम करके चल रहे हैं, हम एज्यूम लेके चल रहे हैं, एजम्पशन दैट प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। हम और कोई केस ही नहीं देखेंगे जहां पर पॉजिटिव रिलेटेड हो। अब प्राइस और क्वांटिटी तो इन्वर्सली रिलेटेड हमने देख लिया, इन्वर्सली रिलेटेड है हर जगह, बट टोटल एक्सपेंडिचर से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज भी हो रहे हैं कुछ केसेस में, कुछ केसेस में डिक्रीज भी हो रहा है, कुछ केसेस में इक्वल भी है। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से कि जहाँ पर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर इन्वर्सली रिलेटेड हैं, ऐसे केस में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि मोर इलास्टिक होगा। जहां पर कोई चेंज नहीं आया, हमारा प्राइस चेंज हुआ बट टोटल एक्सपेंडिचर इज देयर इज नो चेंज, वहां पर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। और जहां वो पॉजिटिव दिखा रहे हैं वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1।
सिद्धार्थ थर्ड केस में है कि हमारा प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई, बट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर पहले वाले से ज़्यादा हो जाए। क्वांटिटी बढ़ तो ज़रूर गई, बट उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम आ जाए या उससे ज़्यादा चला जाए, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी कम ही हो गया। ये तीन बन गए रिलेशनशिप्स। इसको बोलते हैं मोर इलास्टिक, इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, इसको अगर मैं ग्राफ इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, तो ग्राफ बताना ज़रा, एक्स और वाई एक्सिस पर क्या क्या आएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक्स पर क्वांटिटी और वाई पर प्राइस। मतलब ये सारे के सारे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेंगे। क्या चीज़ पता लगाना सिखा दूँ सिद्धार्थ? ग्राफ हम हमेशा प्राइस और क्वांटिटी का ही बना रहे हैं। वो तो इलास्टिसिटी का मेजर टोटल एक्सपेंडिचर से कर रहे हैं, बट रिलेशनशिप तो प्राइस और क्वांटिटी का ही है। तीन ग्राफ किस किस तरीके से बन सकते हैं। इस टाइप के ग्राफ्स बन सकते हैं। जो ये वाला ग्राफ है, इस ग्राफ का क्या मतलब हुआ कि हमारे प्राइस तो कांस्टेंट है, बट क्वांटिटी में चेंज होता जा रहा है। तो आपके हिसाब से प्राइस में चेंज ना आने की वजह से क्वांटिटी कितनी भी कम कितनी भी ज़्यादा होती जा रही है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक हुआ या परफेक्टली इन इलास्टिक हुआ। परफेक्टली इलास्टिक हुआ। इलास्टिक का मतलब ज़्यादा डिमांड, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। ये वाली जो चीज़ है, अगर ग्राफ बनता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब कि प्राइस में चेंज आता जा रहा है बट क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही, ये बनेगा परफेक्टली इन इलास्टिक। ये बन जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक। बात आती है बाकी तीनों की। ये बन गया परफेक्टली इन इलास्टिक। बाकी बचे ये तीन। ये बीच वाला तो चलो मैं बता देता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पर प्राइस में चेंज आना और क्वांटिटी में चेंज आना इस बराबर। प्राइस में चेंज आना एंड क्वांटिटी में चेंज आना इस बराबर। इलास्टिक। अच्छा, ये वाला जो ग्राफ है, अगर मैं शेड्यूल देखता हूँ अपना, ए केस था
ग्रेटर देन 1 का आपके हिसाब से ये केस ए बनेगा या केस सी बनेगा? ये वाली चीज, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, केस ए या केस बी, केस सी। आपने बोला केस ए, ठीक, केस ए और ये वाला केस सी, ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1। रीजन बीइंग डिमांड कर्व मोर स्टीपर, स्टीपर का मतलब वर्टिकल, मोर इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक डिमांड कर्व मोर फ्लैटर मतलब हॉरिजॉन्टल मोर इलास्टिक या फिर लेस इन इलास्टिक। ये चीज समझ में आई कि जैसे जैसे ग्राफ हमारा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल मतलब स्टीपर से फ्लैटर होता जाएगा वो धीरे धीरे इलास्टिक होता चला जाएगा। जैसे जैसे वो फ्लैटर से स्टीपर की तरफ जाएगा वो इलास्टिक से इन इलास्टिक होता चला जाएगा। ठीक है, एक और डिस्कशन कर लेते हैं इसी बारे में। अ, इसका रीज़न भी आपको दे ही देता हूँ कि फ्लैटर वाला ज़्यादा क्यों होता है इलास्टिक। एक केस है ये, और साइमल्टेनियसली एक केस हमने बनाया ये ये वाला फ्लैटर कर्व है और ये वाला थोड़ा सा स्टीपर कंपैरेटिवली। यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस, क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस। इस केस में अगर मैंने प्राइस यहाँ से यहाँ पर भेजा, यहाँ से यहाँ पर भेजा प्राइस, तो क्वांटिटी में कितना ज़्यादा चेंज आ गया। और अगर मैंने सेम प्राइस में यहाँ पर चेंज डाला, सेम चेंज डाला प्राइस में, तो यहाँ की क्वांटिटी में देखो कितना सा फर्क आया बस। तो जैसे जैसे हमारा ग्राफ, हमारा कर्व स्टीपर होता चला जाता है वो लेस इलास्टिक मतलब क्वांटिटी में चेंज कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो फ्लैटर होता है हमारी क्वांटिटी में आने वाला चेंज प्राइस की वजह से बढ़ता चला जाता है। जब हमारी डिमांड या हमारी क्वांटिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, उस केस में हमारी हम बोलते हैं कि वो ज़्यादा इलास्टिक है। और जब हमारी क्वांटिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज तो होगी बट कम इंक्रीज होगी, तब हम बोलते हैं कि वो लेस इलास्टिक है। और जो हमने परफेक्टली वो वाला पढ़ा यूनिटरी इलास्टिक वाला, ईडी इज इक्वल्स टू 1, इस केस में ईडी इज ग्रेटर देन 1, इस केस में ईडी इज लेस देन 1, और इस वाले केस में ईडी इज इक्वल्स टू 1। मतलब प्राइस में आने वाला चेंज और क्वांटिटी में आने वाला चेंज इज बिल्कुल सेम।
जितना प्राइस चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी चेंज हुआ। इस केस में प्राइस कम चेंज हुआ, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। इस केस में प्राइस ज़्यादा चेंज हुआ, क्वांटिटी कम चेंज हुआ। ठीक है। और इस टॉपिक के लिए हमारे पास क्या बचता है? एक्सपेंडिचर मेथड। बस बाकी सारी की सारी थ्योरी है इसमें। ए केस में अगर हम देखते हैं तो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर रिलेशनशिप इन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। केस नंबर ए, इनवर्स, मतलब दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं। यहाँ पर नो चेंज और यहाँ पर हमारा बनेगा पॉजिटिव। ये टॉपिक क्लियर है सबको? ठीक। इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं, एक बारी थ्योरी कवर कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड इतना सही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका बाकी दोनों मेथड जो बचे, परसेंटेज मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड, वो कवर कर लेंगे। और इस पे बाकी सारे न्यूमेरिकल्स देखो। अब आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड देयर आर ब्रॉडली 3 पॉसिबिलिटीज। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं। 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी? प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा। या फिर इस तरीके से समझते हैं, प्राइस कम प्राइस प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में गए, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, प्राइस में चेंज आने की वजह से देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। 3 कैटेगरीज। पहला, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में गए, मतलब कि प्राइस बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ। सेकंड कैटेगरी, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, मतलब प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, प्राइस बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ। तीसरा, प्राइस चेंज होने की वजह से कम या ज़्यादा, टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। हर्ष, टू का क्या मतलब है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर ये पहला केस इन्होंने लिख रखा है ऑपोजिट डायरेक्शन का, कि अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम बोलेंगे ईडी इज ग्रेटर देन 1। हमने शेड्यूल बना के देख लिया कि शेड्यूल बनाने की वजह से क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारी क्वांटिटी में चेंज आने वाला जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। बी पार्ट है सेम डायरेक्शन में ईडी इज लेस देन 1। दैट मीन्स कि और अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस सेम डायरेक्शन में जाता है तो उसमें क्वांटिटी में आने वाला चेंज बहुत कम होगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। सेकंड केस, ऑपोजिट डायरेक्शन। कुछ भी कर लो हर्ष, वो तो 3
ये कोई आपको सीरियल ऑर्डर में करना है ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। थर्ड बोला हुआ है देयर इज नो चेंज, फॉल हो चाहे इंक्रीज हो प्राइस में, देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, तो होता है ईडी इज इक्वल्स टू 1। हर्ष मैंने प्राइस और डिमांड सेम डायरेक्शन में नहीं बोला, प्राइस और डिमांड में तो इनवर्स रिलेशनशिप है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन, प्राइस में चेंज आना एंड टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज आना। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हमारा बोलता है आपकी क्वांटिटी तो इनवर्स रिलेशनशिप में चल रही है, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है एंड वो इनवर्सली रिलेटेड है, बट हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर टीई है वो सेम डायरेक्शन में भी जा सकता है, ऑपोजिट में भी जा सकता है और नो चेंज भी ले सकता है। ये रहा स्केड्यूल और ये रहा इसका ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर हम जनरली वैसे तो प्राइस एंड क्वांटिटी बनाते हैं, ये ग्राफ आपको प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर का बना के दे रखा है कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं। स्केड्यूल देखते हैं। प्राइस ये पहला केस है जो ब्लू में मार्क है, फिर वाइट वाला सेकंड और नेक्स्ट ब्लू वाला थर्ड। पहला केस 10 से 20 प्राइस हुआ इंक्रीज, क्वांटिटी हुई, प्राइस हुआ इंक्रीज, क्वांटिटी हुई डिक्रीज, प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर हुआ डिक्रीज, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स ईडी इज ग्रेटर देन 1। सेकंड केस प्राइस हमारा डिक्रीज हुआ 10 से 5 हो गया, क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज हो गया। जब वो अच्छा ये तो कुछ गलत सा लग रहा है मेरे को, यहाँ पर भी वैल्यूज थोड़ी सी गलत हो गई। इस 240 की जगह बताओ क्या लिखूं कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में चला जाए। ये तो थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा चेंज कर लेना शेड्यूल में। हमको प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में चलाना है, तभी वो इन इलास्टिक डिमांड पर जाएंगे। बता 240 की जगह क्या लिखा जाए। सिद्धार्थ अगर मैंने 50 लिखा तो प्राइस कम होने की वजह से आप क्वांटिटी को भी कम कर रहे हो 100 से 50, ये तो पॉसिबल नहीं है, 100 से तो ज़्यादा ही रखनी है। टू हंड्रेड स्मृति अगर मैंने 200 कर दिया, अगर मैंने यहाँ 200 लिख दिया तो 200 इंटू 5000 हमारी टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाएगी, मेरे को कम करनी है तो मेरे को 200 और 100 के बीच में रखनी है, मैं 150 ले लेता हूँ। केस तीनों के तीनों आपके सामने आ गए, देखो 240 240 100 से 240 बहुत ज़्यादा चेंज था, तो मतलब अगर इतना ज़्यादा चेंज होता तो वो ईडी इज ग्रेटर देन 1 में आ जाता, क्योंकि वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। बट टोटल एक्सपेंडिचर कम करने के लिए मुझे अपनी क्वांटिटी कम करनी पड़ी, 240 से 150 पर आना पड़ा, मतलब अब 100 से 150 चेंज इज वेरी लेस, दैट इज इलास्टिसिटी इज इन ईडी इज इन इलास्टिक। अगर मैं 200 रख देता, ये देखो नीचे वाले केस में 10 से 5 दिस इज 200, 200 के अंदर दिस इज 1000 एंड ये वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू सेम लिख रखी है, प्राइस इज 20। यहाँ पर देर इज नो चेंज, मतलब कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ईडी इज 1। सिद्धार्थ ये केस गलत क्यों है? सिद्धार्थ कौन सा वाला केस? संगिनी 180 भी रख सकते हैं। सिद्धार्थ सेकंड केस गलत इसलिए था क्योंकि 240 की वजह से मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 1000 से 1200 हो गया, प्राइस कम कर रहा था, क्वांटिटी बढ़ रही थी, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया।
प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो ईडी इज ग्रेटर देन 1 होता है। मुझे ईडी इज लेस देन 1 के लिए सेम डायरेक्शन में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को चलाना था, तो मुझे क्वांटिटी में इंक्रीज तो करना था बट इतना नहीं कि टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर जाए। थर्ड केस के अंदर तीनों के तीनों टोटल एक्सपेंडिचर सेम चल रहे हैं, चाहे प्राइस यहाँ पर हुआ है इंक्रीज पहले दो में और यहाँ पर हुआ है डिक्रीज फर्स्ट और थर्ड में। देखो फर्स्ट टू में प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी क्वांटिटी डिक्रीज, और यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड के अंदर प्राइस डिक्रीज और यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज, बट टोटल एक्सपेंडिचर तीनों में सेम। और ग्राफ अगर हम देखते हैं तो ग्राफ में देखो ईडी इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इज इक्वल्स टू 1। इज इक्वल्स टू 1 का मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, ये वाला टोटल एक्सपेंडिचर तो चेंज नहीं हो रहा, प्राइस में जो मर्जी चेंज आता रहे, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसके बाद जहाँ पर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हम लॉ ऑफ डिमांड में क्या करते थे, प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड, एक ज़्यादा दूसरा कम, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक ज़्यादा दूसरा कम, और जहाँ पर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, सेकंड वाला केस, या तो दोनों कम या दोनों ज़्यादा, तो वो बन जाएगा अपवर्ड मूविंग कर्व। ये है डाउनवर्ड मूविंग, ये वाला है अपवर्ड मूविंग। एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आया? क्लियर? ठीक है, इसके क्वेश्चंस। रजिस्टर वाली स्क्रीन पर आ जाओ, थ्योरी पार्ट हमारा कवर हो गया। ये रहा क्वेश्चन, बताओ। Price of good falls from 10 to 8. As a result, demand rises from 80 to 100. What can you say about price elasticity of demand by total expenditure method? सिद्धार्थ बाकी ट्यूसडे को ही होगा, दो थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, दो मेथड्स हैं, दोनों ट्यूसडे को हो जाएंगे। ओके, एक आंसर आया, सबके सब आंसर देते नहीं हैं। संगनी दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुको। अब बताओ, लो, हर क्वेश्चन में यही चलता रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ।
एक आंसर आया लेस देन वन, दो आंसर्स आए इज इक्वल्स टू वन। आंसर इज यूनिटरी इलास्टिक इज इक्वल्स टू वन। अच्छा, ये पहला वाला क्वेश्चन ही था वैसे हर्ष। लो अब क्लियर हो जाएगी। As price of product decreases by 7%, total expenditure on it has gone up by 3.5%. What can we say about elasticity of demand? Less than 1, greater than 1 या 1? Answer is, as they are moving in opposite direction, it is more than 1, elastic. Price of cauliflower flower goes up by 8%, total expenditure goes up by 8%. आप क्या बोलोगे? It is less elastic. Equal? अच्छा ठीक है, equal है, sorry. डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेस देन, अच्छा सॉरी, लेस देन वन ही तो हुआ। यूनिटरी किसने बोला? सिद्धार्थ संगिनी। सिद्धार्थ और संगिनी, अगर क्वांटिटी में फॉल आता 8% का, प्राइस में राइज और क्वांटिटी का डिक्रीज सेम होता तब यूनिटरी बनता। अभी टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में हम देखते हैं कि या तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जाए या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए या टोटल एक्सपेंडिचर में देर इज नो चेंज। सेम लेवल का चेंज आना इज डिफरेंट थिंग, वो उस चीज को स्टडी नहीं कर रहे हैं। फोर्थ, सपोज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है -0.2, माइनस को इग्नोर कर देना, 0.2 है। हाउ विल द एक्सपेंडिचर ऑन गुड बी अफेक्टेड इफ देर इज अ 10% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड? आपको क्या लगता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ होगा, ज़्यादा हुआ होगा? 0.2 होने का मतलब कि लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक होने का मतलब सेम डायरेक्शन है। तो अगर हमारा प्राइस में इंक्रीज हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस देख लेते हैं करी। सपोज देर वॉज 4% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड एंड ये वाला छोड़ दो, ये वाला कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7, एक कंज्यूमर है 40 यूनिट्स बाय करता है गुड की एट अ प्राइस ऑफ 3 पर यूनिट। व्हेन अ प्राइस राइजेस टू 4,
मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप वैसे कर लो। 40 यूनिट्स, मैं डिटेल कर रहा हूँ, क्वेश्चन छोटा सा ही है, एक छोटा सा केस है। 40 यूनिट्स एट प्राइस 3, और प्राइस हमारा इंक्रीज होके 3 से 4 हो गया, तो वो 30 यूनिट्स खरीदने लगा। बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बुक तो क्लियर हो गई, बताओ। ई एक्स ई डी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, when when price rises from 5 to 6, demand falls from 20 to 10. Compare the expenditure on goods to determine whether demand is elastic or inelastic. क्वेश्चन में इलास्टिक इन इलास्टिक पूछा है, तो ईडी लेस देन ग्रेटर देन 1 मत बोलना, इलास्टिक इन इलास्टिक आएगा आंसर। एक आंसर आया इन इलास्टिक, दूसरा आंसर इन इलास्टिक। क्यों इलास्टिक होगा? देखो, प्राइस हुआ 5 से 6, डिमांड हुई 20 से 10, टोटल एक्सपेंडिचर 100 और यहाँ 60। प्राइस बढ़ गया, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, देयर इज ऑपोजिट चेंज, मतलब कि इलास्टिक। हर चीज टॉपिक तो हो गया, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, बस थोड़े से इजी इजी से हैं। मैं क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके भेज दूंगा, वो देख लेना आप एक बार। 9th, प्राइस इलास्टिसिटी हमारी -1, मतलब कि एक तरीके से यूनिटरी इलास्टिक है। कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट्स ऑफ गुड व्हेन प्राइस इज 2, हाउ मेनी यूनिट्स विल कंज्यूमर बाय इफ द प्राइस राइजेस टू 4। मतलब कि प्राइस 2 था तो क्वांटिटी 50, प्राइस 2 था तो क्वांटिटी 50, अब प्राइस 4 हो गया तो क्वांटिटी निकालनी है सच दैट उसकी इलास्टिसिटी -1, मतलब कि एक तरीके से यूनिटरी इलास्टिक 1 हो। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर विल बी सेम, यहाँ से आया 100, 100 विल बी 100, तो यहाँ से 25। क्वेश्चन समझ में आ गया एक्सपेंडिचर मेथड के किस तरीके से आएंगे? कि आपको हो सकता है प्राइस दे दिया, क्वांटिटी दे दी और पूछा है कि इलास्टिसिटी बताओ, कमेंट करो इलास्टिक इन इलास्टिक पर बेस्ड अपॉन एक्सपेंडिचर मेथड। आपको इस लास्ट क्वेश्चन के तरीके से दे दिया कि प्राइस इतना था, इतना हो गया, क्वांटिटी पहले इतनी थी, और इलास्टिसिटी के बेसिस पर इलास्टिसिटी दे दी, अब कमेंट करो कि क्वांटिटी कितनी होगी। केसेस भी दे सकता है कि क्वांटिटी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, किस वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए कि हमारी इलास्टिक डिमांड बन जाए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल आउटले मेथड। बाकी दो मेथड्स विल बी इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही था क्लास में, बाय बाय। एंड कल टेस्ट की टाइमिंग